ये उम्मीद और आश्चर्य का समय था। साल 1912 था। लोगों ने कहा कि ये इतना स्ट्रैंग और इतना वेल बिल्ट था कि ये अनसिंकेबल था। और उन सब में सबसे बड़ा, सबसे शानदार जहाज था आरएमएस टाइटैनिक। उन्होंने इसे शिप ऑन ऑफ ड्रीम्स कहा। 10 अप्रैल 1912 को हवा एक्साइटमेंट से भरी हुई थी। शिप के हॉर्न बजे, फेयरवेल और कॉन्फिडेंस की आवाज। परिवारों ने किनारे से हाथ हिलाया, कुछ खुशी के आंसुओं के साथ, कुछ लंबी जर्नी की उदासी के साथ। टाइटैनिक सिर्फ ओशन पार करने का एक तरीका नहीं था, ये मॉडर्न एज का एक सिंबल था। इसके इंजन पावरफुल थे, इसका डिजाइन एलिगेंट था, और इसका इंटीरियर किसी राजा के महल जितना लैविश था। फर्स्ट क्लास में लग्जरी, सेकंड क्लास में कंफर्ट और थर्ड क्लास में नई लाइफ की उम्मीद। टाइटैनिक एक फ्लोटिंग पैलेस था। इमिग्रेंट्स के लिए यह गेटवे था, गरीबी से बचने और एक फ्यूचर बनाने का चांस। शिप धीरे धीरे डॉक से दूर चली गई। वॉयज के पहले कुछ दिन सुंदर और शांत थे। सूरज तेज, ओशन शांत नीला। पैसेंजर्स सेटल हुए, बड़े डेक एक्सप्लोर किए, अच्छे मील्स का आनंद लिया और सोशलाइज किया। यह अपनी एक छोटी, परफेक्ट दुनिया की तरह लग रहा था। कॉन्फिडेंटली न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ रहा था। डेंजर का आइडिया असंभव लग रहा था। आखिर वे टाइटैनिक पर थे, वह शिप जिसे लोग कहते थे कि डुबो नहीं सकती। टाइटैनिक पर लाइफ देखने लायक थी, लेजर, कन्वर्सेशन और परिवारों की हंसी से भरी हुई। अनुभवी कैप्टन एडवर्ड स्मिथ के नेतृत्व में क्रू एक स्मूथ वॉयज सुनिश्चित कर रहा था। जैसे जैसे टाइटैनिक पश्चिम की ओर बढ़ा, हवा ठंडी हो गई। उत्तरी अटलांटिक के खतरों का संकेत। शिप आइसबर्ग क्षेत्र में प्रवेश कर रहा था। ग्रीनलैंड से टूटकर बहते बर्फ के विशाल पहाड़। वायरलेस ऑपरेटर्स को वार्निंग्स मिलने लगी। मैसेज, आइस फील्ड्स, ग्रोवलर्स, बड़े आइसबर्ग्स सीधे रास्ते में। कुछ मैसेज ब्रिज को गए, कई नहीं। ओवर कॉन्फिडेंस समुद्र पर हावी था। रेडियो ऑपरेटर्स प्राइवेट कंपनी के थे। फर्स्ट क्लास के पर्सनल मैसेज उनकी प्राथमिकता थे। आइस वार्निंग्स हमेशा हाई प्रायोरिटी नहीं। कप्तान अच्छा समय बनाना चाहते थे। न्यूयॉर्क जल्दी पहुंचने का दबाव था। 14 अप्रैल की रात, समुद्र असामान्य रूप से शांत, अनगिनत सितारे पर बिना चांद के। यह शांति धोखा दे रही थी। हवा न होने से आइसबर्ग के आसपास झाग नहीं बन रहा था, उन्हें देखना और मुश्किल। ऊपर क्रोज नेस्ट में फ्रेडरिक फ्लीट और रेजिनाल्ड ली। उनके पास दूरबीन नहीं थी। चाबी साउथहैम्पटन में छूटी। नीचे अधिकांश यात्री बेखबर थे। शिप एक गर्म, उज्जवल बुलबुला थी। रात के 11:40 पर लुकआउट ने देखा, आगे गहरा काला आकार। उसने 3 बार चेतावनी घंटी बजाई। टेलीफोन, आइसबर्ग राइट अहेड। फर्स्ट ऑफिसर मर्डॉक ने इंजनों को रिवर्स और शिप को हार्ड टू पोर्ट मोड़ने का आदेश दिया। नुकसान कैटास्ट्रोफिक था। आइसबर्ग ने स्टारबोर्ड साइड पर स्टील को कैन ओपनर की तरह चीर दिया। पानी पहले 5 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में भरने लगा। थॉमस एंड्रयूज ने कैप्टन स्मिथ को ग्रिम न्यूज दी। 2 या 4 कंपार्टमेंट्स तक शिप तैर सकती थी, 5 नहीं। अनसिंकेबल शिप डूबने वाली थी। उनके पास लगभग 2 घंटे थे। पहले कंफ्यूजन। क्रू ने पैसेंजर्स को लाइफ बेल्ट पहनने और बोट डेक पर आने को कहा। कई लोग सिचुएशन की सीरियसनेस नहीं समझ पाए। कुछ ने बर्फ पर मजाक किया। जैसे ही बो पानी में डूबने लगा और डेक का ढलान बढ़ा, कंफ्यूजन डर में बदल गया। लोगों को शांत रखने के लिए बैंड ने डेक पर म्यूजिक बजाया। लाइफ बोट्स निकाली गईं, लेकिन सभी के लिए पर्याप्त नहीं थीं। कई बोट्स आंशिक रूप से भरी हुई लॉन्च हुईं। वुमेन एंड चिल्ड्रन फर्स्ट के बीच फ्रैंटिक डेस्परेट संघर्ष। परिवार बिखर गए। नियम अलग अलग तरीके से लागू हुए। कहीं पुरुषों को जगह मिली, कहीं सीटें खाली रहीं। शून्य से नीचे की हवा कपड़े चीर रही थी। पानी 28 DGF, जीवित रहने के कुछ ही मिनट। लाइफ बोट्स दूर जाती रहीं। टाइटैनिक की लाइट्स अब भी चमक रही थीं। दुखद दृश्य। म्यूजिशियन डर के बीच बजाते रहे। उनकी धुनें पानी पर तैरती रहीं। अंतिम हॉन्टिंग मेलोडी। 15 अप्रैल को रात के 2:20 पर एक दहाड़ के साथ टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूट गया। स्टर्न लगभग वर्टिकली उठा, फिर अपनी अंतिम डुबकी के साथ अटलांटिक में समा गया। भयानक शांति छा गई, जिसे केवल पानी में लोगों की चीखों ने तोड़ा। कई बोट्स वापस जाने से डरीं। डर था कि डेस्परेट तैराक उन्हें डुबो देंगे। ऑफिसर हेरोल्ड लोव की लाइफ बोट लौटी, मुट्ठी भर लोगों को बचा सकी। सुबह की पहली रोशनी में कारपेथिया दिखाई दी, खतरनाक आइस फील्ड पार कर मदद को आती हुई। कारपेथिया के क्रू ने 705 बचे लोगों को निकाला, कंबल, गर्म पेय और मेडिकल केयर दी। वे सुरक्षित थे पर ट्रॉमेटाइज्ड, जबकि 1500 से अधिक लोग खो गए। दुनिया ने जवाब मांगा। अमेरिका और ब्रिटेन में जांच हुई, विफलताएं उजागर हुईं। इसके फलस्वरूप सोलास बना। हर व्यक्ति के लिए पर्याप्त लाइफ बोट्स, रेगुलर ड्रिल्स और 24 घंटे रेडियो वॉच अनिवार्य हुए।
टाइटैनिक की स्टोरी हमें याद दिलाती है, बहुत अमीर, बहुत गरीब, फेमस या अननोन, मौत के सामने टाइटल और पैसे का कोई मतलब नहीं। जो मायने रखता है वह ह्यूमैनिटी है, बलिदान और साहस। वे पुरुष जिन्होंने जगह छोड़ी, वे म्यूजिशियन जो अंत तक बजाते रहे, मानवीय भावना का सर्वश्रेष्ठ रूप। महान शिप ओशन के तल पर पड़ी है, एक शांत स्मारक, पर उसकी स्टोरी जीवित है, जिम्मेदारी, विनम्रता और एक दूसरे की देखभाल का सबक। यह बर्फ और आंसुओं में लिखा एक सबक है जिसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए।